नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं उमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मानपूर्णा क्लासेस में। देखिए, यूपी टेट आपका यूपी टेट भी आएगा और शिक्षक भर्ती भी आएगी। नया आयोग गठन किया गया है तो आपकी शिक्षक भर्ती भी आएगी और यूपी टेट भी आएगा। तो आप सभी को अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, आपको किसी को निगेटिव नहीं सोचना है, सभी को पॉजिटिव सोचना है। देखिए, इंसान के दिमाग में दो तरीके के घोड़े दौड़ते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो यदि आप जिसको ज़्यादा खुराक दे देंगे तो आपके वही दिमाग में मतलब विकसित होगा। आप निगेटिव को ज़्यादा महत्व देंगे तो निगेटिव आ जाएगा, और आप पॉजिटिव को ज़्यादा ध्यान देंगे तो पॉजिटिव आपके दिमाग में विचार आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, निगेटिव विचार को कतई नहीं लेना है, पॉजिटिव विचार को लेना है। तो पॉजिटिव सोचकर ये सोचेंगे कि भर्ती भी आएगी और रिपीटेड भी कराया जाएगा, यानी सब होगा। तो सबसे पहले अपना ज्ञान यानी ज्ञान को अर्जित करेंगे, इसके बाद दूसरा काम देखेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक और बात बता दें, ये जो आपका यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, एक एग्जामिनर में बनाया था जो, तो इसमें आयोग ने इस पेपर की धज्जियाँ उड़ा दी। यानी आयोग जो था, आयोग ने एक क्वेश्चन के मतलब दो दो विकल्प मान लिए थे, दो दो उत्तर सही माने थे। जहाँ उसको एक ही उत्तर मानना था, एक ही उत्तर सही था, तो उसमें दो दो उत्तर मान लिए थे। तो इसको पेपर को करेंगे, इसमें आपकी सीडीपी का जो क्वेश्चन पेपर था 30 नंबर का, तो इसको हम लोग आज समझने वाले हैं। आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था। पहला क्वेश्चन कह रहा था, पहला क्वेश्चन संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। आपसे पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है इन चारों में से। ऑप्शन ए दिया गया था कि मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन बी मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और अवबोध, ज्ञान। इसके बाद ऑप्शन सी ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन डी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम आपको बताना था। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आपका आता है ज्ञान, इसके बाद अवबोध, अनुप्रयोग, फिर इसके बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ज्ञान यानी होता है, ज्ञान मीन्स सूचना। ज्ञान क्या होता है, सूचना। अवबोध क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। अनुप्रयोग क्या होता है, जो हमने ये ज्ञान अर्जित किया, सीखा, तो इसको प्रयोग में लाना। विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण जो हमने जानकारी जो हमें होती है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर सीखना। इसके बाद संश्लेषण आता है। संश्लेषण क्या होता है, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसको एक रूप देना यानी संगठन करना। इसके बाद आपका मूल्यांकन, ये जो हमने सारी जानकारी प्राप्त की, इससे हमें कितना फ़ायदा यानी बेनिफिट हुआ, इसको करते हैं मूल्यांकन। तो सबसे पहले आपका क्या, ज्ञान, अवबोध, फिर इसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, आपका दिया गया था कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान देना होता है नहीं पर। यदि आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा। तो कौन से शिक्षण की विशेषता नहीं है, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो अच्छे शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, जनतांत्रिक ये होना चाहिए। जनतांत्रिक क्या होता है, यानी सभी की बात को महत्व देना, ये होता है आपका जनतांत्रिक। सहानुभूतिपूर्ण यानी किसी भी बच्चे ने कुछ गलत कर दिया
पढ़ते समय लिखते समय कुछ गलत किया तो उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको डंडा से लठियाएंगे कि आपने ये गलत कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सहानुभूतिपूर्ण भी रखना चाहिए। स्वेच्छाचारी, हाँ ये नहीं रखना चाहिए स्वेच्छाचारी, यानी स्वेच्छाचारी अपने अनुसार अध्यापक सोचे कि मैं जो कहूँगा वो सही है और मैं जो पढ़ाऊँगा वही सही है, ठीक है, स्वच्छ अपने अनुसार ही पढ़ाएगा, ये सब गलत है। स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षण की विशेषता। एनसीएफ 2000 जो 5 था उसमें अध्यापक को एक सुविधादाता रूप में स्वीकार किया गया। और हमारी शिक्षा कैसी बताएगी, बाल केंद्रित, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और फिर इसके बाद वांछनीय सूचनाएं देने वाला ये भी होना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, आपका दिया गया था कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। मैस्लो, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत दिया था। स्किनर सभी को पता होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, दिया गया था कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। पूछा गया था आपसे कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो सिद्धांत था किसने दिया था, डेविड आसिवोल ने दिया था। डेविड आसुवेल ने दिया था। और ये किससे संबंधित था, तो सूचना प्रक्रियाकरण से था। किससे था, सूचना प्रक्रियाकरण, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, आपका दिया गया था कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। आपसे पूछा गया था कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी विकल्प माना गया था। तो दिया गया था रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन बी शास्त्रीय अभिक्रम, ऑप्शन सी कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ऑप्शन डी तैयारी और सृजन। तो कौशल का स्थानांतरण क्या होता है, कौशल को हम स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, एक इसमें गति ला सकते हैं। जैसे कि ये नहीं कि हमारे दादा परदादा इंजीनियर डॉक्टर वगैरह रहे तो हम भी वही बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बन सकते हैं। तो कौशल को एक स्थानांतरण यानी विरासत धरोहर के रूप में नहीं ले सकते हैं, इसे एक गति के रूप में प्रदान कर सकते हैं। तो कौशल एक क्या, अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, दिया गया था कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। देखिए बहुत से छात्र ये करते हैं, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन देखते हैं, सोचते हैं बहुत सरल आ गया, देखिए शिक्षण सूत्र से पूछ लिया गया, तो जल्दी जल्दी में ऑप्शन ए टिक करके आ जाएंगे या बी सी कोई भी टिक करके आ जाएंगे जल्दी जल्दी में, वो नहीं देखेंगे, नहीं से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। जबकि तो ये जो शिक्षण का सूत्र था इसमें कौन सा संबंधित नहीं था, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर भी होना चाहिए, दृश्य से आदर्श की ओर भी होना चाहिए, इसके बाद सरल से कठिन की ओर भी होना चाहिए, निगमन से आगमन ये नहीं होना चाहिए, आगमन से निगमन होता है, यानी एग्जाम्पल से रूल यानी सूत्र के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आता है, फिर इसके बाद रूल के अनुसार यानी एग्जाम्पल के अनुसार। तो इस प्रकार होना चाहिए, ना कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, दिया गया था कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद आपसे पूछा गया,
तो सूक्ष्म शिक्षण, देखो आपको बता दें, सूक्ष्म शिक्षण से क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको आपसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से अध्ययन करना है इसका, सूक्ष्म शिक्षण का। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी लगभग 15 मिनट की, तो उसमें आप देख सकते हैं मैंने सूक्ष्म शिक्षण को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है पूरा। आपका वहाँ से क्वेश्चन ये नहीं कि अब बाहर आ सकता है, तो बाहर वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे जाके। तो आपका ऑप्शन ए दिया गया था शिक्षण, ऑप्शन बी दिया गया था योजना बनाना, ऑप्शन सी दिया गया था प्रतिपुष्टि, ऑप्शन डी दिया गया था प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र देखते हैं, सारे देख लेते हैं यहाँ भी पूरे। इसके 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण। पहला होता है पाठ योजना बनाना, पाठ योजना बनाना। दूसरा होता है आपका शिक्षण। आपका तीसरा होता है प्रतिपुष्टि। आपका चौथा होता है पुनः योजना, पुनः योजना। इसके बाद आता है पुनः शिक्षण। इसके बाद आपका आता है पुनः प्रतिपुष्टि। ये आपके 6 चरण होते हैं। योजना बनाना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग, इसको कहते हैं फीडबैक, इसको री योजना यानी री प्लानिंग, इसको कहते हैं री टीचिंग, इसको कहते हैं री फीडबैक। और ये आपकी कितने कितने मिनट की होती है? ये आपकी 6 मिनट की होती है, ये भी आपकी 6 मिनट की होती है, ये आपकी 12 यानी 12 मिनट की होती है, और ये आपकी 6 मिनट की होती है, और ये भी आपकी 6 मिनट की होती है। यानी सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि होती है यानी 36 मिनट होती है कुल। तो आपसे तीसरा चरण पूछा गया था, तीसरा पद कौन सा है? तो तीसरा पद, सॉरी तीसरा नहीं, आपसे प्रथम पद पूछा गया था, प्रथम पद सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद। तो प्रथम पद कौन सा? योजना बनाना। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो हमारे स्तर कितने हैं? 3 स्तर हैं, एक अवबोध स्तर, एक चिंतन स्तर, एक स्मृति स्तर। तो अवबोध स्तर में मॉरिसन ने 5 चरण बताए हैं। मॉरिसन ने कितने चरण बताए? मॉरिसन ने 5 चरण बताए। मॉरिसन ने कितने? 5 चरण बताए। कौन कौन से? देखिए, पहला खोज, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा देखिए खोज प्रस्तुतिकरण यानी समायोजन, फिर इसके बाद आता है आपका संगठन, चौथा संगठन। पांचवा आपका आता है अभिव्यक्तिकरण, समायोजन, इसको कहते हैं समावेशन। ठीक है, तो आपके ये कितने? 5 चरण हैं। 5 चरण में कौन सा चरण इसमें शामिल था ये पूछा गया था। देखिए, अनुप्रयोग दिया गया, नहीं दिया गया कहीं, तुलना नहीं दिया गया, पृथक्करण नहीं दिया गया, अन्वेषण, देखिए अन्वेषण। अब कुछ लोग तो कहेंगे अन्वेषण यानी अन्वेषण भी नहीं दिया गया, तो अन्वेषण को खोज कहते हैं। ये देखिए खोज दिया गया है,
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, यानी जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी। ऑप्शन बी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे। ऑप्शन सी, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण कब होगा? जब हमारे निजी स्तर और गांव स्तर और ब्लॉक स्तर सभी की सक्रिय भागीदारिता होगी और गैर संगठन इन सभी की हमारी सक्रिय भागीदारिता होगी, तभी हमारा शैक्षिक सुधार विकेंद्रीकरण होगा। तो आपका ऑप्शन ए, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, सही। ऑप्शन बी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति भी उपलब्ध होंगे, तब हमारा शैक्षिक सुधार विकेंद्रीकरण होगा। ऑप्शन सी, अध्यापकों के पास संसाधन व प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया गया था ए और बी, ऑप्शन बी दिया गया था बी और सी, ऑप्शन सी दिया गया था ए और सी, ऑप्शन डी दिया गया था ए और बी, सॉरी ए बी सी तीनों दिए गए था। तीनों आपके ऑप्शन सही थे। देखिए अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? देखिए कोई छात्र पढ़ रहा है, किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया, तो वो कौन सी संवेदना से प्रकट करेगा? तो वह ध्वनि से, ध्वनि संवेदना से, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, ध्वनि संवेदना। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। देखिए जो जीन पियाजे थे, इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था, तो जीन पियाजे को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जीन पियाजे से हर बार क्वेश्चन आता है। जीन पियाजे हुआ और थांडाइक हुआ और आपका लेव वाइगोस्की, ये तो सीटेट में सबसे ज़्यादा आते हैं, लेव वाइगोस्की, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं तो जो हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। स्किनर, ये भी आपके पूछे जाते हैं, इसमें भी यूपीटेट में मतलब 1-2 क्वेश्चन स्किनर से भी आता है। तो आपको ये मतलब बहुत अच्छे से इन वैज्ञानिकों को पढ़ना है। तो इसमें कौन सी अवस्था पूछी गई थी? क्या पूछा गया था कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। देखिए यहाँ प्राक पूछ लिया गया था, यदि यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दे दिया जाता तो सभी लोग उत्तर कर लेते। कुछ लोगों ने नहीं कर पाया होगा। प्राक, प्राक को कह सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी होती है 2 से 7 वर्ष। और इनकी 3 अवस्थाएं और थीं। सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था, दूसरी ये जो आपकी लिखी हुई है, तीसरी आपकी मूर्त, इसको कह सकते हैं स्थूल की अवस्था, और चौथी आपकी औपचारिक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं थीं। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, यहाँ दिया गया था कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना होता है कि बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था नहीं इन 4 चरणों में से आती है। ये जो 4 विकल्प दिए गए, ऑप्शन ए विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन बी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन सी भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन डी काल्पनिक भयों का अंत। तो बाल्यावस्था में कौन कौन सी बौद्धिक विशेषता होती है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि भी होती है। इसके बाद बढ़ती हुई तार्किक शक्ति भी होती है बाल्यावस्था में। इसके बाद भविष्य की योजना की सूझबूझ, जो भविष्य की योजना की सूझबूझ होती है, ये आपकी बाल्यावस्था में नहीं आती, ये आपकी आती है किशोरावस्था में। यानी 12 वर्ष जब प्लस होती है तब आती है भविष्य की सूझबूझ के बारे में, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी दिया गया था कि काल्पनिक भयों का अंत, ये भी
बौद्धिक विकास की अवस्था विशेषता नहीं है, ये भी नहीं होती है। कैसे? देखिए, जो काल्पनिक भयों का अंत होता है ये बाल्यावस्था में नहीं होता है। यदि बाल्यावस्था में बच्चे की उम्र कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष में बच्चे से आप बोलेंगे कि देखिए आप सही से बैठिए या सही से कार्य करिए। यदि आप सही से कार्य नहीं करेंगे तो जंगल से शेर आ जाएगा, यानी बिल्ली आ जाएगी, आपको खा जाएगी। तो ये सब बाल्यावस्था में नहीं होता है। तो काल्पनिक भयों का अंत भी हो जाता है बाल्यावस्था में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए? भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये बाल्यावस्था में नहीं होती है, ये आपकी किशोरावस्था में होती है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया गया था कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पूछा गया था कि भाषा विकास से संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया गया था बिने, ऑप्शन बी दिया गया था चॉम्स्की, ऑप्शन सी दिया गया था पालोव, ऑप्शन डी दिया गया था मैस्लो। तो भाषा विकास से संबंध कौन रखते थे? चॉम्स्की रखते थे। ऑप्शन बी द राइट आंसर। और ये बिने, ये बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद पालोव शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद मैस्लो, इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया, अभिप्रेरणा आवश्यकता का सिद्धांत दिया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया गया था कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था, ये पूछा गया था। तो थॉर्नडाइक जो थे ये एक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। और इन्होंने क्या कहा था? इंसान कैसे सीख सकता है? प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीख सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्रयास एवं भूल, यानी भूल को त्रुटि कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 गिरोह अवस्था की आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह की जो अवस्था है किस आयु वर्ग से संबंधित है, आपसे ये पूछा गया था। तो इसमें देखिए आयोग ने कौन सा उत्तर मान लिया था? आयोग ने उत्तर माना था 16 से 19 वर्ष वाला, जो कि बिल्कुल गलत था। गिरोह की अवस्था यानी गैंग एज किसमें होती है? बालक की बाल्यावस्था में होती है, यानी जब 6 से 12 वर्ष में बीच में बालक होता है तब ये गैंग एज बच्चे बनाते हैं, यानी कह सकते हैं कि 8 से 10 वर्ष। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन बी सही था। और आयोग ने मान लिया था 16 से 19 वर्ष। फिर बाद में आंसर की जब आई थी तब इसके बाद में बी वाला ऑप्शन सही किया था। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है। देखिए पियाजे से एक क्वेश्चन पीछे अभी मैंने कराया, और एक और देखिए क्वेश्चन आ गया, उसमें पूछा गया था आपसे प्रथम अवस्था, इसमें पूछ लिया गया कौन सी? तृतीय अवस्था। यानी चारों अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जीन पियाजे की। तो आपसे तृतीय अवस्था पूछी गई थी। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक, ऑप्शन डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो तृतीय अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको कह सकते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, यानी ये थी आपकी तृतीय अवस्था। और संवेदी गामक ये आपकी फर्स्ट अवस्था जो 0 से 2 वर्ष। ये स्थूल आपकी थी 7 से 11 वर्ष।
और आपकी पूर्व संक्रियात्मक ये आपकी सेकेंड एज थी, दूसरी थी। ये आपकी कितनी थी? ये आपकी थी 2 से 7 वर्ष। इसके बाद औपचारिक ये आपकी 11 से प्लस थी, यानी 15, 11 से 15 वर्ष। ये आपकी चौथी अवस्था थी। तो ये 4 अवस्थाएं थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, इसमें टिक किया था मैंने, नहीं किया था। तृतीय अवस्था पूछा गया था, तृतीय अवस्था आपकी ये थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया था कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए, कौन सा शामिल नहीं है। यूपीटेट में नहीं और सीटेट में नहीं पर बहुत ध्यान देना होता है। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो निगेटिव तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी अधिगम की इच्छा, ऑप्शन डी विषय वस्तु का स्वरूप। तो अधिगम की जो प्रेरणा होती है, इसमें कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा शामिल नहीं है? प्रेरणा ये तो होती है। इसके बाद रुचि, रुचि भी होती है। इसके बाद आपकी अधिगम की इच्छा ये भी होती है। आपका विषय वस्तु का स्वरूप ये नहीं होता है। ये विषय वस्तु का स्वरूप होता है, ये बाहरी स्वरूप होता है। ये अधिगम का बाहरी स्वरूप माना गया। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्न में से सामाजिक मूल कौन सा है। आपसे पूछा गया था कि ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा सामाजिक मूल्य है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन ए प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन बी मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन सी सहायतापरक व्यवहार, ऑप्शन डी आक्रामकता की आवश्यकता। प्राथमिक लक्ष्य, प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? प्राथमिक लक्ष्य सभी का तो यही होता है कि हमें खाना मिल जाए, खाना खा लें और आराम से पेट भर जाए और सो जाए। ठीक है, प्राथमिक लक्ष्य सभी का तो यही होता है। फिर इसके बाद मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? ये सभी की जन्मजात होती है। और ऑप्शन सी दिया गया था सहायतापरक व्यवहार, यानी ये आपका कैसा सामाजिक मूल्य है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, आक्रामकता यानी ये भी नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा वाला। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 दिया गया था कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण में निम्न में किसके उदाहरण हैं। पश्च अन्वेषण या साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए दिया गया था एल्गोरिदम, ऑप्शन बी दिया गया मानसिक वृत्ति, ऑप्शन सी दिया गया स्वतः शोध, ऑप्शन डी दिया गया प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो पश्च अन्वेषण क्या होता है? पश्च अन्वेषण यानी हम पिछले वर्ष यार रही होंगी जो, तो कई बार खोज कर कर यानी अन्वेषण कर कर खोज कर कर हमने बहुत ही अनुभव प्राप्त कर लिया। जब अनुभव प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो हमारा स्वतः ज्ञान मतलब स्वतः शोध हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्च अन्वेषण यानी पिछले बार मैंने कई बार अध्ययन कर कर यानी खोज कर कर मैंने खुद स्वतः शोध कर कर सीखा है, यानी तर्क वितर्क करके, तो इसको क्या कहते हैं? स्वतः शोध। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 दिया गया था कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसने कहा? तो ये किसने कहा था? ये डिफिनीशन थी स्किनर की। स्किनर ने हमारे ये जो वक्र में दर्शाए थे कौशल, तो ये स्किनर द्वारा दर्शाए गए थे। तो देखिए ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो कौन करते थे? स्किनर। और जबकि आयोग ने किया गया था, इसमें आयोग ने स्टार दे दिया था, यानी कॉमन, सभी को कॉमन अंक दिया था। जबकि ये कई किताब में ये डिफिनीशन दी गई है और आयोग ने इसका स्टार दिया था, यानी सभी को कॉमन अंक दे दिया था। अब देखते हैं 21
कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। थार्नडाइक जो थे इन्होंने दो नियम दिए थे। कौन कौन से दो नियम? एक दिया था मुख्य नियम जिसको कहते हैं प्राथमिक का नियम, और दूसरा आपका गौण नियम जिसको कहते हैं द्वितीयक का नियम। तो ये आपके दो नियम दिए थे। तो प्रथम नियम में कौन कौन से आते हैं? अभ्यास का नियम आता है, और आपका प्रभाव का नियम, और आपका तत्परता का नियम। और ये जो है ये आपका द्वितीयक नियम में आता है, सहचर्यात्मक और स्थानांतरण का नियम, यानी गौण नियम में आता है, गौण या द्वितीयक नियम। इसमें आपके 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5। देखते हैं कौन कौन से 5 आते हैं। एक आपका आता है मनोवृत्ति का नियम। एक आपका आता है आंशिक क्रिया का नियम। एक आपका आता है बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। और आपका आता है सहचर्यात्मक, और एक आपका आता है सदनात्मक। तो ये आपके 5 आते हैं गौण नियम में। तो आपसे प्राथमिक नियमों से पूछा गया था कि प्राथमिक नियम में कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका यही नहीं था, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये नहीं था, ये द्वितीयक यानी गौण नियम में शामिल था। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। दिया गया था कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है? तो ये आपका व्यवहार पर बल देती है। यानी पालो ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, तो लाड़ के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, ये तो सभी को पता होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्यवहार। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 23। क्या कह रहा था कि क्रिया प्रसूति अनुबंधन का दूसरा नाम पूछा गया था। क्रिया प्रसूति अनुबंधन का दूसरा नाम था, स्किनर महोदय ने जो दिया था, तो इसका दूसरा नाम पूछा गया था। इसमें आयोग ने क्या किया था? आयोग ने इसमें नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत और प्राचीन अनुबंधन, ये दोनों ऑप्शन दिए थे, कि दोनों ऑप्शन सही मान लिए थे, जबकि इसका एक ही आंसर सही था। कौन सा? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। इसको कह सकते हैं सदनात्मक अनुबंधन सिद्धांत या यांत्रिक का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत ये भी आयोग ने मान लिया था, जबकि ये गलत था। प्राचीन वाला ये किसने दिया था? ये आपका सभी को पता होगा, पालो ने दिया था, पालो ने, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, सही है, बिल्कुल। ऑप्शन बी, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये आपका गलत है, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता, ये गलत है आपका। ऑप्शन डी, अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया, ये भी आपका सही है। तो अधिगम का जो अवलोकन होता है क्या अप्रत्यक्ष रूप से ही किया जा सकता है? जैसे हम पढ़ा रहे हैं, किसी छात्र ने हमें देखकर सीख लिया, पढ़ाना सीख लिया, तो क्या वो हमसे प्रत्यक्ष मिलने आया था? उसने वीडियो के माध्यम से सीख लिया, तो ये गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, पूछा गया था, तो नहीं है, ये भी आपका सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा था कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। क्वेश्चन दिया गया था कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो इसमें आयोग ने क्या किया था?
आयोग ने इसमें दो ऑप्शन सही मान लिए थे, इसमें भी दो मान लिए थे। देखिए एक ये माना था संज्ञानात्मक संकार है, ये तो है ही। फिर इसके बाद एक ये भी मान लिया था परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? कोलर ने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था, सुल्तान नामक एक बानर पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? संज्ञानात्मक संकार है, सीखना क्या है? संज्ञानात्मक संकार है, यानी सूझबूझ के द्वारा इंसान सीखता है। और आयोग ने क्या किया था? आयोग ने दो उत्तर मान लिए थे, जो कि गलत था, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी ही सही था। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 26। इसीलिए मैंने पहले से बोला था कि आयोग ने इस 2018 जब पेपर कराया था, पेपर की तो पूरी धज्जियां ही उड़ा दी थी, यानी दो विकल्प मान लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कोई भी यदि आप नई भाषा सीखेंगे तो आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे? आप करेंगे अक्षरों से, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आयोग ने क्या किया था? आयोग ने उत्तर माना था केवल सामान्य छात्र, जो कि हमारी समावेशी शिक्षा का हनन किया था। तो आयोग को ये नहीं मालूम कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, तभी तो आयोग ने पहले आंसर मान लिया था केवल सामान्य छात्र। फिर बाद में इसके बाद किया गया था सामान्य और विशिष्ट छात्र। यानी समावेशी शिक्षा कैसी होती है? समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी लिंग, किसी से मतलब बिलोंग करता, किसी भी क्षेत्र से, यानी पुरुष हो या स्त्री हो, तो किसी से भी हो, तो सभी को एक साथ एक ही कक्षा में मिलकर मतलब बैठाल कर पढ़ाया जाए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही था, और आयोग ने केवल सामान्य मान लिया था पहले। ठीक है, तो आपका कौन सा सही था? ऑप्शन ए सही था। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 28, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता अक्षमता का कौन सा पद परिभाषित करता है? ये जो नीचे दिए गए हैं, अधोलिखित मीन्स होता है नीचे, जो नीचे ये विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा गणितीय संबंधी अधिगम क्षमता अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणितीय संबंधी जो रोग होता है वो होता है डिसकैलकुलिया, यानी गणना दोष। डिसकैलकुलिया यानी गणना दोष। ये आपका होता है डिसलेक्सिया, जिसको कहते हैं पठन दोष, और आपका होता है डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी। इसके बाद आपका एक होता है डिस्मोर्फिया यानी भ्रम वाली बीमारी। इसके बाद डिस्थीमिया आपकी होती है तनाव वाली बीमारी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही? बी। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 29, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। पूछा गया था कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है समावेशी के लिए? तो अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ऑप्शन बी अलगाव, ऑप्शन सी क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन डी संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता जो होती है किस पर डिपेंड करती है? वो संवेदनशीलता पर, ना कि उसमें होना चाहिए कि अभिभावकों की भागीदारी ना होना, यदि नहीं होगी तो संवेदनशीलता समावेशीकरण नहीं होगा। इसके बाद अलगाव भी नहीं होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ दिया गया था क्षमता निर्माण का अभाव, ये भी नहीं होना चाहिए, क्षमता निर्माण का अभाव होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, संवेदनशीलता। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 30, दिया गया था कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। पूछा गया था आपसे
कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन था। देखिए, संवेग का तत्व नहीं है तो दैहिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, व्यवहारात्मक होता है, संवेदी ये नहीं होता आपका। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए, थैंक्स यू आर अंडरस्टैंड। आपको जो मैंने ये इस वीडियो के माध्यम से सीडीपी का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए, अब की बार क्या, अगली बार मिलेंगे आपको 2017 का पेपर लेके। नेक्स्ट वीडियो में 2017 का पेपर आपको कराएंगे, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ऐसे आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।